इतिहास की। अब देखिए, आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास में या एमपी हिस्ट्री में पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपकी ये कहाँ कहाँ है। तो अगर हम प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करते हैं तो प्रीलिम्स के सिलेबस में मध्य प्रदेश का इतिहास आपकी यूनिट कौन सी है? 2। क्योंकि पहली यूनिट जो है वो इंडियन हिस्ट्री है, भारत का इतिहास, और दूसरी यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश का इतिहास, कला संस्कृति वाला है। जब हम मेंस पे जाएं तो मेंस की यूनिट्स में अगर हम देखें तो एक तो मध्य प्रदेश का इतिहास सेकंड यूनिट में है, सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ। तो बड़ी बात क्या है कि देखा जाए तो सेक्शन छोटा है मध्य प्रदेश का इतिहास। मतलब मैं अगर मान के चलूं कि हम मध्य प्रदेश का इतिहास हार्डली 15 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसका वेटेज आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। मतलब सेकेंड यूनिट में, फोर्थ यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में, और देखोगे तो थर्ड यूनिट में भी इसका कुछ हिस्सा है। थर्ड यूनिट का बिल्कुल लास्ट का पढ़िए आप, लास्ट लाइन जो लिखी है, क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो मध्य प्रदेश में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, यानी कि आप उसमें एक लाइन, जो एक लाइन के लिए इसलिए मैंने थर्ड नहीं लिखा, तो एक लाइन उसमें, और वो एक लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये आपके मध्य प्रदेश की इतिहास की। 3 को आप ज़्यादा काउंट मत करिए, बस इसमें क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट या स्वतंत्रता आंदोलन है उसको इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है, बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आप ऐसे समझिए, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें जहां हमारा इतना बड़ा सिलेबस है, इंडियन हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, और एक बड़ा सिलेबस है अगर हम उस रेशो में देखें। लेकिन जब हम वेटेज पर जाते हैं कि किस यूनिट का वेटेज क्या है, तो एमपी हिस्ट्री का सेक्शन तुलनात्मक रूप से फिर भी कम है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको इस यूनिट को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हम इस एक यूनिट को पूरा कर लेंगे, और एक यूनिट में ऑलरेडी आपकी प्रीलिम्स की सेकंड यूनिट और मेंस की सेकंड, फोर और फिफ्थ यूनिट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। थर्ड यूनिट में जो स्वतंत्रता आंदोलन है मध्य प्रदेश की। अच्छा, एक और चीज, तो जो एमपी में इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इतिहास में मध्य प्रदेश के। तो इस इतिहास को तो आप मतलब ऐसा मानिए कि इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। और ऐसा नॉर्मली पिछले 10-15 सालों के पेपर्स के अगर हम एनालिसिस पर बात करें तो एमपी का फ्रीडम मूवमेंट या एमपी का इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष, इन क्वेश्चन पर कोई डाउट नहीं है कि किसी तरीके से प्रश्न नहीं आया है, हर साल क्वेश्चन आता है। आप लोग भी चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो फ्रीडम स्ट्रगल है यहाँ से क्वेश्चंस आते रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी सिलेबस को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका, मतलब एक्चुअली एग्जाम में पढ़ने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप वो पहले पढ़ लो जो ज्यादा काम का है। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, और हम चाहें तो बिल्कुल प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल से आगे बढ़ते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि हमें समझ में तो आए कि इतिहास को डिवाइड कैसे करते हैं, कौन कौन से टेन्योर होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है, और हिस्टोरिक पीरियड क्या है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल, फिर इसके बाद दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है आपका हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। और फिर इसके डिवीजन किस तरीके से होते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के, जैसे आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, बचपन में पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में, स्टोन एज। ठीक है, यानी पाषाण काल। तो ये जो पाषाण काल है, फिर इसको हम डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये जो आपका पैलियोलिथिक है,
मीजोलिथिक और नियोलिथिक जो होता है इसमें आप डिवाइड करते हैं। फिर जो आपका पुरापाषाण काल है उसको 3 हिस्सों में और डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि इतिहास जो है वो डिवाइड कैसे होता है। ठीक है, हम चाहते तो वैसे हमारे हिसाब से तो हम मॉडर्न पढ़ाने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल सबसे पहले, बट थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर चाहेंगे तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि भारत के इतिहास का या इतिहास का जो काल विभाजन है वो किस तरीके से हुआ है। तो लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और पठनीयता, तो जो भी रिटन एविडेंस हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, और वो डेसिफर्ड हैं यानी पठनीय हैं या डेसिफर्ड नहीं है वो, तो इसके आधार पे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि काल जो है वो 3 प्रकार के हैं, एक है प्रागैतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक काल। इसे क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और ऐतिहासिक को हम बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। अब अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसकी जो विशेषता है बेसिकली क्या है, रिटन एविडेंस जो है या लिखित साक्ष्य जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो लैक ऑफ रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हैं यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स हैं केवल वो उपलब्ध हैं। जैसे मान लो कोई सिक्का मिल गया, कोई पत्थर मिल गया, ठीक है, कोई मंदिर मिल गया या कुछ भी जो भी है, मतलब आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलेगा तो उस पर आधारित है। और इसका उदाहरण है आपका पाषाण कालीन सभ्यता, यानी कि स्टोन एज जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? प्रागैतिहासिक काल का, ठीक, प्री हिस्टोरिक पीरियड का। फिर इसके बाद जो पीरियड आता है वो होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में बेटा क्या होता है, यहाँ लिखित साक्ष्य तो होंगे, रिटर्न एविडेंस अवेलेबल है, लेकिन अपठनीय है, अनडेसिफर्ड है, मतलब आप पढ़ नहीं पाए। आपने अच्छे से सुना है बचपन से, थोड़ा भी अगर आपको याद हो, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें स्क्रिप्ट या लिपि मिली उसे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। तो साक्ष्य तो हैं लिखे हुए, लिखा भी है उनकी मोहरों पे और बाकी जगह चित्र भी बने, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो प्रोटोहिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक पीरियड का एग्जाम्पल है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। तीसरा जो हमारा पीरियड होता है वो है हिस्टोरिक पीरियड। अब सीधी सी बात है, लिखित साक्ष्य होंगे और लिखित साक्ष्य को हम पढ़ भी सकते हैं, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं। जबकि पहले 2 पीरियड में प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में, पहले में तो लिखित साक्ष्य थे ही नहीं, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस थे लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और तीसरी स्थिति जो ऐतिहासिक, अब ऐतिहासिक तो इतिहास लिखा हुआ है यानी लिखित साक्ष्य हैं, उन्हें हम पढ़ पा रहे हैं, और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक साक्ष्य भी अवेलेबल होते हैं। और ये इतिहास हमारा कब से शुरू होता है? तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। तो 6th सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, यानी 600 बीसी, 6वीं शताब्दी यानी यही हो गया। तो इसके आसपास का जो इतिहास है उसमें हमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले उन्हें हम पढ़ पाए और उनके आधार पर हम इतिहास का निर्धारण कर सके। तो इतिहास को एविडेंस के आधार पर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एक था आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक प्रोटो हिस्टोरिक, एक हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक, लैक ऑफ रिटन एविडेंस, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल, और पैलियोलिथिक कल्चर आपका है। फिर दूसरी बात करते हैं, अनडेसिफर्ड हैं आपके प्रोटो हिस्टोरिक वाले, मतलब हम पढ़ नहीं पाए, अवेलेबल थे रिटन लेकिन नहीं पढ़ पाए, और डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ठीक है, इंडस वैली। और तीसरा है रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल बोथ सोर्स अवेलेबल होंगे, डेसिफर्ड होंगे, पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिक पीरियड, और स्टार्ट अबाउट 6th सेंचुरी बीसी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हम इस काल को देखते हैं। अब हमने देखा कि भाई प्रागैतिहासिक काल है, पाषाण काल है इसमें। तो अब जो पाषाण काल है, यानी कि पहले समझिए, तो मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पाषाण निर्मित उपकरण थे, तो पत्थरों से ही हम उपकरण या इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। उनकी अधिकता के कारण ही इस काल को क्या कहा जाता है? स्टोन एज या पाषाण काल कहा जाता है, ठीक। और इसमें अगर हम देखें तो जो उपकरण मिल रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, उसके आधार पर पाषाण काल को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं।
ठीक है, तो एक क्या है, देखो वैसे भी सोचो, ऐसे मान लो, बहुत सरल करते हैं, पत्थर हैं, एक हो गया पुरा, सबसे प्राचीन पत्थर, ठीक है, एक मध्य, और एक नया, एक सबसे पुराना पत्थर, एक सबसे नया पत्थर, और एक बीच में होता है भाई, ना ये बहुत पुराना है ना ये नया है, तो बीच वाला है, तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो पुरापाषाण को हम बोलते हैं क्या, पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण, मध्य को मीजो बोलते हैं तो मीजोलिथिक, और नब को नियो बोलते हैं तो नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, इन तीन पीरियड में हमने किसको डिवाइड कर दिया, पाषाण काल को डिवाइड कर दिया। तो याद रखना स्टोन एज जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब जो पुरापाषाण काल है आपका पैलियोलिथिक पीरियड, ये 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है, बीसी, उल्टा चलेगा बीसी में। तो 10 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो है आपका पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड। और इसमें हमारी लाइवलीहुड क्या होगी, आजीविका, तो शिकार करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, ठीक है, तो हंटर्स हैं, फूड गैदर्स हैं। और पहला जो इंस्ट्रूमेंट या उपकरण मिला है वो 1863 में पल्लवरम में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोजा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने, उत्तर प्रदेश पीएससी ने, मध्य प्रदेश पीएससी ने, बहुत सारे एग्जाम्स ने पूछा है कि पहला उपकरण की खोज कब की गई थी, पुरापाषाण काल के। तो आपको ध्यान रखना है कि पुरापाषाण काल का जो पहला उपकरण खोजा गया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा खोजा गया था 1863 में पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ है, तो चेन्नई में, ठीक है, तो पल्लवरम चेन्नई में ये पहला उपकरण खोजा गया था। तो क्या हो गया बताइए जल्दी से प्लीज। अब आपको ध्यान रखना है अच्छे से, पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड, तो पैलियोलिथिक पीरियड है कब से कब तक, 10 लाख से 10,000 बीसी तक का। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हंटिंग, शिकार कर रहे हैं, फूड गैदरिंग कर रहे हैं, तो भोजन को इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ पे पहला उपकरण कहाँ मिला, तो सर रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 में पल्लवरम चेन्नई में प्राप्त हुआ था। अब दूसरा पीरियड पाषाण काल का, तो पहला पुराना पत्थर था, ऐसे याद रखो बस सरल सरल, फिर बीच वाला पत्थर यानी मध्य पाषाण काल, इंग्लिश में बोल देंगे मेजोलिथिक पीरियड। तो हम कहां तक पहुंच गए थे, 10 लाख से 10,000 तक। अब 10,000 से 7,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका मध्य पाषाण काल का है। क्लियर हो गया, तो मध्य पाषाण काल 10,000 से 7,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। यहाँ पे हम शिकार कर रहे थे, अब मछली का भी कर रहे थे, खाद्य संग्रह कर रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या ऐड हो गई मध्य पाषाण में, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो अब पशुपालन भी करेंगे, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन आपके मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया, 10,000 से 7,000 बीसी तक का है। और यहाँ पर क्या मिले, तो माइक्रोलिथिक टूल्स जो हैं, सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो हैं वो यहाँ पर मिले थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है माइक्रोलिथिक टूल्स कहाँ पर मिले, मध्य पाषाण काल या मीजोलिथिक पीरियड में मिले हैं। अब तीसरा था नया, तो नया पत्थर नियोलिथिक। अब सीधी बात, 10 लाख से 10,000 तक पुरापाषाण, 10,000 से 7,000 तक मध्य पाषाण, अब 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण या नियोलिथिक पीरियड। अब क्या हो रहा है, पहले हमने शुरू में क्या देखा कि हम शिकार कर रहे हैं, खाद्य संग्रह कर रहे हैं पुरापाषाण में, मध्य पाषाण में पशुपालन इसमें ऐड हो गया। अब और आगे बढ़ेंगे तो नवपाषाण में आपको कृषि मिलेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि की शुरुआत किस काल से मानी जाती है, तो नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल जो है, यहाँ आपको कृषि भी मिलेगी, पशुपालन भी मिलेंगे, हस्त और चाक निर्मित मृदभांड मिलेंगे, आवास निर्माण वगैरह मिलेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन या एनिमल हस्बेंड्री, हैंड एंड व्हील मेड पॉटरी और मेकिंग ऑफ हाउस, ठीक है, तो गृह निर्माण वगैरह यहाँ पर मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो पॉलिशदार उपकरण विशेषकर कुल्हाड़ी जो है वो नवपाषाण काल में मिलेगी। और इंपॉर्टेंट चीज, जब कृषि हुई तो हम खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स आएंगे, तो खाद्यान्नों का उत्पादन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आग का आविष्कार। अच्छा, हमें आज आग का कोई महत्व नहीं समझ में आता हो भले, लेकिन मतलब आपको पता है पहिया और आग ये वो चीज थी जिनने मानव को बाकी सबसे अलग कर दिया था। और आपको विश्वास नहीं हो, जो हम ऐसे दिखाते रहते हैं ठेंगे के रूप में, अंगूठा दिखा रहे हैं, थंबनेल,
तो आपको पता है अंगूठा अगर हमारा ऐसा नहीं होता तो हम जितनी दिमाग की उपयोगिता है ना उतनी ही उपयोगिता हमारे थंब की है। आप देखिए ज्यादातर जीवों में अंगूठे कैसे होते हैं, ठीक है, आप ऐसे नहीं मिलेगा आपको अंगूठा कहीं। अच्छा इससे क्या फायदा है, स्किल। अब ये कैसे लिखेंगे अगर सीधे सीधे होंगे तो, समझ रहे हो सबसे पहली चीज। और सबसे बड़ी बात ये पकड़, मजबूती, स्ट्रेंथ। आप देखिए आप इसको हटा के देखो और पकड़ के देखो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उंगलियों का महत्व कितना कम हो जाता है। तो ये जो आग का आविष्कार है नवपाषाण काल या नियोलिथिक पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि, स्पेशली खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स और फायर, आग का जो आविष्कार है ये आपके नवपाषाण काल में है। तो पाषाण काल या स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरापाषाण काल, दूसरा क्या है मध्यपाषाण यानी कि मीजोलिथिक, और तीसरा नियोलिथिक यानी नवपाषाण। तो पुरापाषाण काल जो था वो कब से कब तक, 10 लाख से 10,000। फिर मध्यपाषाण 10,000 से 7,000 बीसी है, और ध्यान रखना अभी एडी में नहीं चले जाना बस। और फिर है आपका कौन सा तीसरा, नियोलिथिक। नियोलिथिक मानी नवपाषाण, और ये है आपका 7,000 से लेके 1,000 बीसी तक का टाइम पीरियड है। और यहीं पे आपको क्या दिखाई देगा, एग्रीकल्चर दिखाई देगा, फायर या आग दिखाई देगी। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखें कि जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स थे, जो उपकरण थे, जो इंस्ट्रूमेंट थे, तो जो हमारा कौन सा पीरियड है, अब ये तो बहुत बड़ा पीरियड है, 10 लाख से 10,000 पुरापाषाण काल। तो इस पुरापाषाण काल के भी सब डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो किसके आधार पर, टूल्स के आधार पर या इंस्ट्रूमेंट के आधार पर इनके भी सब डिवीजन करते हैं। तो इसका सब डिवीजन जो 10 लाख से 10,000, ये तो बहुत बड़ा पीरियड है। यहाँ तो ये कितना है, 10,000 से 7,000 3,000 साल है, और 7,000 से 1,000 6,000 ही साल है। और वो कितना था, 10 लाख से 10,000 बीसी, यानी 9,90,000 साल की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी सी बात नहीं है। तो इसको जब हम सब डिवाइड करते हैं तो टूल्स के आधार पर, अब देखो क्या था हमारा पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है लोअर पैलियोलिथिक, एक है मिडिल पैलियोलिथिक, और एक है अपर पैलियोलिथिक। तो क्या बोलेंगे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करें इसे, तो एक क्या है आपका निम्न पुरापाषाण काल, एक है मध्य, एक है उच्च पुरापाषाण। अब चूंकि हमें पता है 10 लाख से कितने के बीच में डिवाइड करना है सब कुछ, 10 लाख से 10,000 बीसी के बीच में। तो जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरापाषाण काल है, इसका टाइम पीरियड 10 लाख से 1 लाख बीसी के बीच में है। चलो 9 लाख तो हमने पार कर लिए, किसमें, निम्न पुरापाषाण, सबसे नीचे वाला जो है। और इसमें क्या थे इंस्ट्रूमेंट, तो हस्त, कुठार, खंडक और विदारणी वगैरह यहाँ पर थे। अच्छा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मली जैसे टाइम पीरियड पे आ गए, कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन। तो हैंड एक्स, क्लीबर, चॉपर जो है। फिर दूसरा आया मध्य पुरापाषाण, तो मध्य पुरापाषाण कहाँ से, 1 लाख पे आ गए हम। तो 1 लाख से 40,000 बीसी तक का आपका क्या होगा, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड। और इसमें क्या होगा बेटा, तो इसमें होंगे आपके क्या क्या हो रहे हैं, फ्लैग इंस्ट्रूमेंट, स्क्रैपर, बोरर्स, माइनर हैंड एक्स। तो यहाँ पर क्या है, मध्यम आकार, मध्य में मध्यम आकार के, तो मध्य पुरापाषाण में मध्यम आकार के हस्त, कुठार, विदरणी, छुरिकाएं वगैरह यहाँ पर पाई जाती हैं। और जैसे ही हम जाएंगे अपर या उच्च पुरापाषाण काल में, तो हम देखो 10 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000। अब 40,000 से हमें पता ही है कि पुरापाषाण है ही 10,000 तक। तो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो आपका उत्तर या उच्च पुरापाषाण काल है। और इसको हम कितने में, तो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। और यहाँ पे ब्लेड मिल रहे हैं, ब्यूरियंस वगैरह मिल रहे हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो अबर ओवरऑल हम बात करें कि सबसे पहले हमने कहा पाषाण काल। तो पाषाण काल या स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण, मीजोलिथिक मध्यपाषाण और नियोलिथिक नवपाषाण।
फिर जो हमारा पुरापाषाण काल था ये 10 लाख से 10,000 के बीच में है, 10 लाख से 10,000 बीसी तक है। तो हमने पैलियोलिथिक को ही 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पुरापाषाण, फिर मध्य पुरापाषाण यानी मिडिल पैलियोलिथिक, और फिर तीसरा उच्च यानी कि कैसा हो गया, अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो निम्न वाला 10 लाख से 1 लाख, मध्य वाला 1 लाख से 40,000, और उच्च वाला 40,000 से 10,000 पे ही आके रुकना है, क्योंकि उसके बाद तो मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है कौन सा पीरियड, पाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, और फिर पुरापाषाण के 3 सब डिवीजन जो हैं ये हमने देख लिए। यहां तक कोई डाउट लाइव में बोलिए बेटा, किसी को कोई क्वेरी? तो ओवरऑल हमने देखो, पहले हमने इतिहास को लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो पहला क्या था, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर प्रोटोहिस्टोरिक, और फिर हिस्टोरिक। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या था, लिखित साक्ष्य थे ही नहीं, रिटन एविडेंस नहीं थे, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल थे। इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा, स्टोन एज। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या था, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। प्रोटोहिस्टोरिक में लिखित साक्ष्य रिटन एविडेंस तो है लेकिन अनडेसिफर्ड है, यानी हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो दूसरे का एग्जाम्पल क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा था हिस्टोरिक पीरियड, जहां पर रिटन एविडेंस भी थे, वो डेसिफर्ड भी थे, और आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी थे। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा 6 सेंचुरी बीसी यानी 600 बीसी के आसपास से जो इतिहास लिखने की परंपरा शुरू हुई, जहां से हम उन्हें पढ़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, तो वो हिस्टोरिक पीरियड है। अब हमने देखा कि स्टोन एज, तो स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो 3 पार्ट कौन कौन से थे, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो पुरापाषाण जो है फिर उसे हमने 3 भाग में डिवाइड किया, तो निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। तो लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। और ओवरऑल टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 10 लाख से कितना, 10,000 तक पैलियोलिथिक, 10,000 से 7,000 तक मीजोलिथिक, और 7,000 से 1,000 तक नियोलिथिक। फिर जो पैलियोलिथिक है यानी कि पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल के 3 हिस्से हैं। तो क्या है, पहला लोअर पैलियोलिथिक, निम्न पुरापाषाण 10 लाख से 1 लाख, फिर मिडिल पैलियोलिथिक 1 लाख से 40,000, और फिर उच्च। तो उच्च वाले में क्या है आपका अपर पैलियोलिथिक, और 40,000 से हम 10,000 पर आ गए। अब आपसे पूछें कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, नियोलिथिक पीरियड में, नवपाषाण काल में। कृषि कहाँ शुरू हुई, यहीं। पशुपालन शुरू हो गया था मध्य में, बस ये ध्यान रखना। लेकिन खाद्यान्न जो है वो नव में ही होंगे, क्योंकि आग हुई, हमने क्या किया, कृषि करना शुरू किया, कृषि करेंगे तो खाद्यान्न उपलाएंगे। ठीक है, पल्लवरम से क्या मिला था, 1863 में इन्होंने पल्लवरम से खोजा था, किसने, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। अब जो इनसे संबंधित डेटा हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लहुरा देव जो भारत में है, ठीक है, तो यहां पर क्या मिले, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, चावल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है, एक ये और सॉरी 3 क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे आए हैं। एक, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, बिल्कुल सीधा सीधा, लहुरा देव भारत में है। गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो गेहूं मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिले हैं प्राचीनतम साक्ष्य, और चावल के लहुरा देव भारत में मिले हैं। अब जैसे कृषि और पशुपालन, गुप्त कराल भारत में। लेकिन ये बुरझोम बहुत पूछा गया है, और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मानव था उसी के बगल में उसका फेवरेट कुत्ता भी दफना दिया, तो एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं बुरझोम से। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो बुरझोम जो जगह थी वहां से किसको, मानव और कुत्ते के साथ में, तो मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल, गर्तापास, ये आपके कहां से मिले हैं, तो बुरझोम से मिले हैं। इसको ध्यान रखना, ह्यूमन स्केल्टन और डॉग्स स्केल्टन। इसके अलावा राख के टीले, संगन कल्लू और पिकली हल से मिले, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे आप नेट देता है कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो फिर ये संगन कल्लू और पिकली हल आपको ध्यान रखने हैं कि राख के टीले यहाँ से मिले हैं। आपसे जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेहूं, तो गेहूं मेहरगढ़ पाकिस्तान से, चावल लहुरा देव भारत से, और बुरझोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ। तो ह्यूमन और डॉग का स्केलेटन जो है वो इसके साथ में मिला है। ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? तो ये तो हुई हमारी बात किससे संबंधित, पाषाण काल से संबंधित। और पाषाण काल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बेटा, जल्दी बताओ।
नहीं बता रहे हैं? पाषाण काल 3 पार्ट में था ना, बोलो जल्दी से कौन कौन से थे। पैलियोलिथिक, अरे पाषाण, पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये होती हैं चीजें। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के एक्चुअल में इतिहास। ये देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में और एमपी हिस्ट्री दोनों में आप सबसे पहला टॉपिक यूनिट 2 का देखेंगे मेंस के, तो यही था जो हमने पढ़ लिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको आपको समझना है। ये तो हमें समझ नहीं था क्योंकि बेसिक था कि भाई होते कौन कौन से पीरियड हैं, कब से कब तक के पीरियड हैं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ से रिलेटेड साइट। अब हमें आना है एमपी की हिस्ट्री में, और एमपी की हिस्ट्री में वो पूछ लेते हैं कि कौन सी नियोलिथिक साइट है, या फिर सीधा मैं एग्जांपल देता हूं कि आदमगढ़ कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में हथनौरा कहाँ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पीत। अब देखो हम मध्य प्रदेश के हैं और आप बहुत सारी जगह नहीं जानते होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आपसे कि मध्य प्रदेश में पीतनगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में आवरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में भावरा कहाँ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बस एक सुना होगा आप लोगों ने, एरण कहाँ है, एरण सागर में। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो स्टोन एज के समय की अलग अलग लोकेशंस हैं, यहां से क्वेश्चन आपको बनते हैं। और अच्छी बात पता क्या है, ज्यादातर टाइम में सिर्फ ये पूछते हैं ये कहाँ स्थित है। तो डायरेक्टली हम उसी पे आ जाएं क्योंकि फालतू चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, आपको याद है कि जो स्टोन एज थी उसमें पहला क्या था, पैलियोलिथिक पीरियड। अब पैलियोलिथिक पीरियड का भी सब डिवीजन था, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण हमने पढ़ा 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक था। ये यहाँ पर एक तो नियंडरथल मानव, हस्त कुठार, बिदरणी, खंडक। अब इन सबसे आपको कोई मतलब नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन यहां से बनता है, नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा, ठीक है, सोहन घाटी पाकिस्तान, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ये किसके एग्जाम्पल हैं। तो ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। हालांकि आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि हथनौरा कहाँ स्थित है, सीधा सोच लो, आप लोगों से पूछेंगे, बताना है आपको। तो ये हुई बात आपकी लोअर पैलियोलिथिक की। अब उसके बाद आप क्या देखते हैं कि भाई मध्यपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा पाषाण काल जो है, अब यानी कि क्या हो गया, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, यानी वो तो हमने पढ़ाई है 1 लाख से 40,000 बीसी तक के बीच में था। यहां पर मानव कौन सा है, होमो इरेक्टस। निम्नपुरा पाषाण में कौन सा था, निएंडरथल। अच्छा, अच्छी बात पता एक और है, जैसे हाँ आप जैसे नीट वगैरह दे रहे होते तो ये मानव पूछते हैं क्योंकि उनकी बायोलॉजी वाला काम है। आप इतिहास वाले हैं तो मानव नहीं पूछते, दे दिए प्रिकॉशनरी हमने, लेकिन मानव पूछे नहीं गए हैं। बस ऐसे ही जस्ट बता रहा हूं कि निम्न पुरापाषाण में कौन सा था, नियंडरथल था, निम्न नियंडर। मध्य पुरापाषाण में होमो इरेक्टस। आपको पता है होमो इरेक्टस मानव कौन है, पहला सीधा खड़ा होके चलने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्ट्रेट चलने वाला जो मानव था। देखो होमो मानव है, इरेक्ट मतलब सीधा। तो पहला, जैसे आपने देखा बंदर तो थे, अच्छा ऐसे नहीं मानते हैं लोग कि हम बंदर थे, लेकिन थे तो, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते थे, फिर धीरे धीरे हम ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, अब हम सीधे हुए। तो पहला सीधा खड़ा होकर जो चलने वाला मानव था वो था होमो इरेक्टस। तो फर्स्ट स्टैंडिंग मैन या इरेक्ट मैन जो है वो होमो इरेक्टस है। यहाँ से वेदनी, छेदनी, खुरचनी ये सब मिले हैं। नेवासा इसका एग्जाम्पल है। अब हम तीसरे पे आए, उच्च पुरापाषाण यानी कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड, और ये सल्क, ठीक है, तो स्केल वाली है। यहां पर बेटा क्या होता है, होमोसेपियंस। अब आप जानते हैं आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, मॉडर्न जो मैन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो। आज हम देखें हमारा और आपका जो नाम है वो क्या है, होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस किस पीरियड का है। अच्छा ऐसी लॉजिक लगाओ यार, निम्न तो होंगे नहीं हम, मध्य में भी नहीं होंगे, होंगे तो उच्च में ही।
ठीक है, समझ में आ रही ना। तो उच्च पुरा पाषाण, अच्छा हाँ कंफ्यूजन हो सकता है, बोले मध्य पाषाण में ना होके हम नव पाषाण में तो नहीं थे, बोले हम और एडवांस होंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको याद रखना है कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड में होमोसेपियंस मानव की प्रजाति थी। 40,000 से 10,000 है, ये आप पढ़ ही चुके हैं। और बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश में है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बेलन घाटी किसका, अपर पैलियोलिथिक का। अच्छे से याद रखना, नेवासा गोदावरी नदी घाटी किसका है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का, होमो इरेक्टस था यहाँ पर। और जब हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो नर्मदा घाटी का हथनौरा। इसके अलावा सोहन वैली, अच्छा सोहन और बेलन एक साथ फंस जाएंगे तो कंफ्यूज होगा। सोहन पाकिस्तान वाले हैं और बेलन उत्तर प्रदेश वाले हैं। अच्छा, बेलन घाटी में निम्न पुरा पाषाण का भी मिलता है और हमें उच्च पुरा पाषाण के भी साक्ष्य हमें बेलन घाटी से मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, अगर बहुत टफ बनाना हो, हालांकि इतना नीचे अंदर कोई जाता नहीं है, मुझे मौका दे तो मैं पूछ लूंगा कि भाई बेलन घाटी किस काल से संबंधित नहीं है। ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो नहीं तो हटा ही देंगे, तो या तो वो निम्न पुरा पाषाण या उच्च पुरा पाषाण। तो लोअर पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक दोनों में ही बेलन घाटी जो है, बेलन वैली के साक्ष्य मिलते हैं। अब निम्न के बाद हम मध्य पे आ गए थे। तो ये जो मध्य था, ये 10,000 से 7,000 बीसी के बीच में था। अच्छा, लाइव में किसी को ऐसा नहीं लग रहा बहुत तेज हो रहा हो, रिप्लाई करो जल्दी से, बोलो यार, चल रहा है ना। तो अब हम मिडिल, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, तो मीजोलिथिक पीरियड में 10,000 से 7,000 बीसी, और हमने देखा था यहाँ हम पशुपालन पर आ गए थे, कृषि नहीं, एनिमल हस्बेंड्री। नदी तट आवास पशुपालन की शुरुआत छोटे पत्थरों का। माइक्रोलिथिक जो टूल्स थे, आदमगढ़ होशंगाबाद, अभी मैंने आपसे पूछा था। तो ये आदमगढ़ होशंगाबाद कैसा है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। कैसा है, मीजोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, भीमबेटिका, जानते हैं आप भीमबेटिका कहाँ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बोलना है, अब्दुल्लागंज रायसेन जिला, ऐसी पूछा था ऑप्शन में। तो अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटिका। ये भी आपके किस पीरियड की है, मीजोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल की है। फिर बात करें बोधोर या बोघोर भी बोलते हैं इसे, तो बोघोर सीधी के पास में है और बागोर राजस्थान में है। तो ध्यान रखना, मतलब पढ़ते समय, तो ये जो बोघोर या बोधोर जो है, तो बोघोर ठीक है सीधी के पास है, लेकिन बागौर कहाँ है, बागौर राजस्थान में। सराय नहर उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आदमगढ़ को विश्व की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा जाता है। तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो थे ना, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण की जो फैक्ट्री है, ये कहा किसे कहा गया, तो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा गया है, तो माइक्रोलिथिक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है आदमगढ़ को। और आदमगढ़ कहाँ है बेटा, आदमगढ़ होशंगाबाद में। किसमें है आदमगढ़, होशंगाबाद में, यानी वर्तमान का नर्मदापुरम है ये। पशु कुत्ते के पालने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहे हैं पहली बार। अच्छा, कई लोग सोचेंगे, देखो ऐसे समझो, मध्य पाषाण काल में अगर पशुपालन आया और कुत्ता भी एक पशु है, पालतू पशु है, तो कहाँ मिलेगा, मध्य पाषाण काल में। अच्छा, कंफ्यूज होकर लोग नवपाषाण लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया था और ये मीजोलिथिक पीरियड में ही था। मानव ने स्थायी जीवन प्रारंभ किया, भाई सीधी बात, आप पशु पालोगे तो कहीं तो रुकोगे ना। इसके साक्ष्य सराय नहर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। भीमबेटिका शैल चित्र मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमबेटिका जो है वो कौन सा स्थल है, तो मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, मीजोलिथिक पीरियड का ये स्थल है। और कहाँ था आपका भीमबेटिका, अब्दुल्लागंज रायसेन में था। और याद रखिएगा, भीमबेटिका की खोज किसने की है, बताइए जल्दी से, ये भी बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो विष्णु श्रीधर बांकड़कर, इन्हें हम बोलते हैं वीएस बांकड़कर। तो विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने किसकी खोज की थी, भीमबेटिका की खोज की थी। आगे भी हम इसे पढ़ेंगे। देखो भारत सॉरी भारत नहीं, मध्य प्रदेश में यूनेस्को की 3 साइट हैं विश्व विरासत स्थल। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को की मध्य प्रदेश में, एक सांची है, एक खजुराहो है और एक भीमबेटिका। थोड़ा क्रम से चलते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ बना खजुराहो, उसके बाद सांची और उसके बाद भीमबेटिका।
ठीक है, तो ये जो साइट है भीमबेटिका की खोज की थी विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो आदमगढ़ होशंगाबाद मीजोलिथिक साइट है, बोधोर सीधी में और बागोर राजस्थान में, सराय नहर उत्तर प्रदेश में कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था, आपको ध्यान रखना है। और परमानेंट लाइफ या स्थायी जीवन के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। ठीक है, फिर हमारा तीसरा पीरियड था नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल कब से है, तो 7000 बीसी से 1000 बीसी तक का है। अब स्थायी जीवन, अब यहां पर जो स्थायी जीवन है वो पूरे तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। पहिए का आविष्कार हो जाएगा, कृषि का प्रयोग हमने ऊपर भी पढ़ा था हो जाएगा, पाषाण काल से छोटे एवं मध्य पुरापाषाण काल से बड़े रहेंगे उपकरण नियोलिथिक पीरियड के। मेहरगढ़ अभी पढ़ा था हमने, क्या बताया था मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ पाकिस्तान से किसके साक्ष्य, गेहूं के साक्ष्य। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यहां से। अब देखो सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूज करेगा, अभी तो आप बोल रहे थे कि भीमबेटिका जो है वो मीजोलिथिक साइट है, ये कैसी स्थिति है, बेलन घाटी जैसी। बेलन घाटी को याद करो, बेलन घाटी किस किस में थी, लोअर पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में थी। ऐसे ही भीमबेटिका जो है शुरुआती स्तर इसका मीजोलिथिक पीरियड में है, लेकिन इसे नियोलिथिक पीरियड से संबंधित भी माना जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो भीमबेटिका रायसेन हटा या हाटा जो है वो दमोह में है, संग्रामपुर घाटी ये पूछी गई है, संग्रामपुर दमोह में है, और आपके भोपाल में मनुआ भान, तो मनु भावन की जो टेकरी है, नेवली गुफा, श्यामला हिल्स भोपाल, ये सब आपके किस टाइम पीरियड के हैं, नियोलिथिक पीरियड के हैं, नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, मनुआ भान की टेकरी, नेवली गुफा, और यानी किससे हम बात कर रहे हैं, तो 7000 बीसी से 1000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड इसका माना जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये संग्रामपुर पूछा गया है, भीमबेटिका तो सबको पता है अब्दुल्लागंज रायसेन में, तो भीमबेटिका अब्दुल्लागंज रायसेन और संग्रामपुर, तो संग्रामपुर जो है वो दमोह में है। ठीक है, तो दमोह में क्या है आपकी संग्रामपुर वैली है, मनुआ वन की टेकरी तो आपकी यही है भोपाल में, नेवली गुफा यही है। ठीक है, श्यामला हिल्स भोपाल पे है ही, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब स्पेसिफाई स्थलों की बात करें, तो मैंने आपसे जो पूछा था आप लोगों ने बताया नहीं। देखो मजेदार बात बताता हूँ, हथनौरा ना नर्मदा वैली में, तो इससे लोग कहाँ चले जाएंगे सीधे, होशंगाबाद, और उत्तर हो जाएगा गलत, आदमगढ़ होशंगाबाद में, लेकिन हथनौरा नर्मदा घाटी में तो है, नर्मदापुरम में नहीं है, हथनौरा सीहोर में है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिए गलती नहीं होनी चाहिए। तो हथनौरा जो साइट है वो सीहोर में है, पुरापाषाण कालीन है, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, विलुप्त हाथी के जीवाश्म होते हैं। अच्छी बात, सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछने की जहमत उठाई आज तक एग्जाम ने कि हथनौरा साइट कहाँ स्थित है। तो हथनौरा, मैंने आपको शुरू में भी ये चीज बोली थी कि आपको क्या याद रखना है, एमपी की कौन सी साइट कहाँ स्थित है, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इतिहास को समझने के लिए वो सब ठीक है कि कौन सा पुरापाषाण है, कौन सा नवपाषाण है, कौन सा मध्य पाषाण है, वो सब अपनी जगह ठीक है। मेंस में थोड़ा बहुत वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो इंडियन हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, इसमें भी पूछ सकता है, लेकिन आपसे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, हथनौरा सीहोर में स्थित है, पुरापाषाण कालीन है। ठीक है, मानव की खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए, विलुप्त हाथी के जीवाश्म जो है वो प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़ हमने पढ़ा था अभी, आदमगढ़ क्या थी, माइक्रोलिथिक टूल्स की फैक्ट्री थी, होशंगाबाद में है, तो मध्य पाषाण कालीन स्थल है, शैलास्त्र है। आरबी जोशी ने लगभग 25,000 लघु पाषाण कालीन उपकरण यहाँ से प्राप्त किए। अब अगर 25,000 माइक्रोलिथिक टूल्स मिलेंगे तो फैक्ट्री बोलेंगे, तो इसीलिए से क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिक टूल्स की फैक्ट्री कहा जाता है आदमगढ़ होशंगाबाद को। ठीक है, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं आदमगढ़ से। फिर इसके बाद ये दोनों हो गए आपके आदमगढ़ और कौन सा, हथनौरा। तो हथनौरा लोकेटेड इन सीहोर और आदमगढ़ होशंगाबाद में, लेकिन हथनौरा की वैली कौन सी है,
नर्मदा वैली, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद भीमबेटका हम पढ़ चुके, देखो अब आ गया ना क्लियर। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण कालीन स्थल, तो हमने ऊपर भी यही चीज पढ़ी थी कि मीजोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड दोनों में काउंट होता है ये। शैल चित्र प्राप्त हुए हैं यहाँ से। विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने इसकी खोज की थी, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब की थी? तो 1957-58 में की गई थी। 1957-58 में भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने की थी और 2003 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया था। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो यूनेस्को की साइट थी वो कौन सी थी? खजुराहो। कब बनी? हाँ मतलब कब घोषित किया इसे? और दूसरी? सांची, वेरी गुड। सांची कब? 89। और तीसरी? भीमबेटका। मतलब आपको समझ में आई क्या क्या कहा हमने? तो पहली साइट क्या है हमारी? खजुराहो, दूसरी सांची, और तीसरी भीमबेटका। 1986 में डिक्लेयर किया गया, 1989 में सांची को, और 2003 में भीमबेटका को। ठीक है, खजुराहो पहले से शहर रहा है, खजुराहो के मंदिरों के लिए फेमस है, छतरपुर जिले में है, खोज वोज नहीं कराना जबरदस्ती से। सांची की खोज की थी विलियम टेलर ने, और भीमबेटका की खोज किसने की थी? बाकड़कर साहब ने। तो विष्णु श्रीधर बाकड़कर साहब ने इसकी खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। CS वर्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको लेकिन याद रखना है क्वेश्चन यहीं से आए हैं। सबसे ज्यादा जो पूछे गए हैं भीमबेटका की खोज किसने की, तो विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने। कब की थी जल्दी बताओ? 57-58 में की थी। अच्छा, विलियम टेलर ने इसकी खोज कब की थी? नहीं, गलत है। चलो कोई बताएगा सांची की खोज कब की गई है? अच्छा पहले तो चलो एक कंफ्यूजन देते हैं, क्या विलियम टेलर ने की थी या किसी और ने की थी? हाँ बहुत बढ़िया। यही तो सोच रहे थे कि आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो हमने कहा थोड़ी गुगली मार ली जाए। तो जनरल टेलर जो थे इन्होंने किसकी खोज की थी? सांची की खोज की थी। कब की थी बेटा? नहीं नहीं है। चलो जल्दी बताओ कोई भी, सांची की खोज कब की गई थी? चलो ठीक है, 1818 में। आगे बढ़े। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 2003 में ये पांडवकालीन गुफाएं हैं और भित्ति चित्र की यहाँ पर मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कसरावत की। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम भीमबेटका जो है वो मीजोलिथिक और नियोलिथिक साइट है। ये रॉक पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। विष्णु श्रीधर बांकड़कर ने 1957-58 में इसकी खोज की थी। यूनेस्को में 2003 में इसे शामिल किया गया था। और अच्छे से याद रखना है कि केव्स और वॉल पेंटिंग और पांडव पीरियड के यहाँ पर प्राप्त होते हैं, यूनिक एविडेंस हैं ये, इसीलिए इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल कर दिया गया था। कसरावत जो है ना बेटा, कसरावत जो है वो पश्चिमी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ यानी पूर्वी निमाड़ खंडवा, तो पश्चिमी निमाड़ खरगोन। तो कसरावत खरगोन में, जो अभी हमने आपसे नाम पूछा था। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? तो कसरावत जो है वो नर्मदा नदी के। अब खरगोन में कौन सी नदी निकलेगी यार, ऐसी समझ लो। ठीक है ना। ठीक, पचमणी हम सब जानते हैं यहाँ पर, तो जम्बू द्वीप। और ये जो पचमणी है ना बेटा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो शैलाश्रय बड़े बड़े पत्थर मिले हैं, जम्बू द्वीप और डोरोथो द्वीप मिले हैं। तो इनको नाम क्या, अब जैसे कभी पूछ ले जम्बू द्वीप कहाँ है, तो आप तो जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे सीधे, अगर किसी को पहुंचना होगा तो जम्बू द्वीप जम्मू कश्मीर में नहीं है, पचमणी में है। पचमणी कहाँ? पिपरिया, होशंगाबाद। ठीक है ना। तो ये जो जम्बू द्वीप और डोरोथीप द्वीप है, ये आपके पचमणी में स्थित है। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंद्रगढ़ कहाँ है? ठीक है, स्वर्ग में नहीं है इंद्रगढ़। अच्छा, और ये इंद्रगढ़ नहीं है,
अगर इंद्रगढ़ हो गया ना तो पूरी पिक्चर बदल जाएगी, दतिया पहुंच जाओगे। ये इंद्रगढ़ है, तो इंद्रगढ़ कहाँ, मंदसौर में है। पवाया, ठीक है, प्राचीन नाम बेटा इसका पद्मावती था, और ये ग्वालियर से लगभग 40 मील दूर है, सिंध और पार्वती नदी के संगम पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पद्मावती क्या, तो पवाया थी। आपको पता है नागवंश की राजधानी रही है ये पद्मावती, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। खलघाट धार में है, ये पाषाण काल के तो बौद्ध के अनुयायियों से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। खलघाट धार में, पद्मावती पवाया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ग्वालियर से थोड़ा आगे जब जाते हो आप, मतलब मैं आपको बताऊं तो ग्वालियर से आप दतिया नहीं सॉरी, कहाँ जाओगे ग्वालियर से, एक तो ग्वालियर से भिंड के लिए रास्ता जाता है, एक ग्वालियर से डबरा के लिए मतलब दतिया वाला रास्ता जाता है, और एक ग्वालियर से स्योड़ा लाहार ये जो रास्ता जाता है, तो बीच में आपकी पवैया पड़ती है, उसे सामान्य लोग पवैया बोलते हैं, पवाया नहीं बोलते। तो नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, पवैया। तो ये जो पवैया है ना बेसिकली पवाया है, और ये पद्मावती है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं। फिर खलघाट धार में है, भरूच सब जानते हैं, सतना में सुंगकालीन। अब ये सुंगकालीन स्तूप के लिए बेसिकली हम सुंग से ज्यादा मैं बोलूंगा अशोककालीन मौर्यकालीन स्तूप है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी क्या करवा दिया था, पुष्यमित्र सुंग ने इसकी रेलिंग वेलिंग बनवा दी थी, तो कुछ लोग इसे सुंगकालीन मानते हैं, लेकिन मैं तो इसे शुद्ध रूप से अशोक के कालीन मानता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि भरूच स्तूप का निर्माण किसने कराया, अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है भरूच स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है, लेकिन इसमें रेलिंग वेलिंग बनवाने का काम जो है वो पुष्यमित्र सुंग ने किया था। बुमरा, यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है जो गुप्तकालीन है, सतना में है। सीधा पूछा जाता है कि भूमरा का शिव मंदिर, शिव टेम्पल ऑफ भूमरा, तो भूमरा का शिव मंदिर जो है वो सतना में है। कहाँ है, भूमरा का शिव मंदिर सतना। त्योंथर रीवा में है, ये बौद्धकालीन अवशेष मिले हैं त्योंथर में। चलो रिवीजन कर लें, इंद्रगढ़ कहाँ था, इंद्रगढ़ मंदसौर में, पवाया पद्मावती ग्वालियर के पास, खलघाट धार में, भरूच सतना में, भूमरा सतना में, और त्योंथर रीवा में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके नाम बहुत आते हैं। इसके अलावा भी कुछ साइट हैं जैसे पीतनगर, अच्छा हम पाषाण कालीन में हैं अभी, कहीं और मत चले जाना। ये सब पीतनगर खरगोन में है, पीतनगर खरगोन में। और क्या बताया था खरगोन का, कसरावद, कसरावद कहाँ था, खरगोन में था। निनौर सीहोर में है, तालोद उज्जैन में है, पिपरिया ये नहीं होशंगाबाद वाली, ये सतना वाली है, ठीक है ना, बिलावली देवास में है, मामोरी मोडी मंदसौर में है। अच्छा अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है पीतनगर। इसके बाद ये बहुत बार आ चुका है, डांगवाला उज्जैन में है, ठीक है, जटकारा छतरपुर में है, और आवरा मंदसौर में। अब मुझे बताओ मंदसौर के हमने क्या क्या पढ़े, आवरा मंदसौर ये अभी पढ़ा, इसके पहले इंद्रगढ़ मंदसौर, इंद्रगढ़ मंदसौर, आवरा मंदसौर, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना, पीतनगर खरगोन और कसरावद खरगोन। तो पीतनगर कसरावद खरगोन में, आवरा और इंद्रगढ़ मंदसौर में। इसके अलावा डांगवाला, ये बहुत आया है बेटा क्वेश्चन एग्जाम, तो डांगवाला उज्जैन में, ठीक है, समझ रहे हैं अच्छे से। डांगवाला कहाँ है, जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बृहद संहिता के लेखक कौन है बताइए जरा, किसी को पता हो लाइव में बोलो बेटा। बृहद संहिता जो बुक है इसके लेखक कौन है, बृहद संहिता किसकी बुक है, नहीं, भर्तहरि के तो शतक है, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। तो भर्तहरि को एक तरफ करो। अच्छा भर्तहरि से चलो मैं बता देता हूँ, भर्तहरि की जो गुफाएं हैं सुनिएगा अच्छे से, तो भर्तहरि की गुफाएं जो हैं वो कहाँ है, उज्जैन में है। भर्तहरि केव्स जो है उज्जैन में है, डांगवाला उज्जैन में है, उज्जैन को हम अवंती के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हमने क्वेश्चन पूछा किसकी, बृहद संहिता बराहमीर की बुक है। और आपसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि बराहमीर की जन्मस्थली कहाँ है,
तो बराहमीर की जन्मस्थली कायथा उज्जैन में है। अरे जा इसलिए ऐसे रहे थे गोल गोल घूम के कि क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। तो क्या बताया मैंने आपको, देखो डांगवाला उज्जैन, भ्रतहरि की गुफाएं उज्जैन, और कायथा, कायथा कहाँ, उज्जैन। ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई थे ये भ्रतहरि, और इनकी 3 रचनाएं त्रिशतक के रूप में जानी जाती हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। ये जो मैं कायथा पूछ रहा हूं, ये कायथा किसका है, बराह मेहर का। बराह मेहर का जन्म बेटा उज्जैन के कायथा में हुआ था। इनकी रचना बृहद संहिता है। क्या कह रहे हैं बेटा, अरे छोड़ो तुम, दोनों जगह भ्रतहरि मिलते हैं, परेशान नहीं होना है। गर्दभिल वन के जो शासक थे विक्रमादित्य, उनके बड़े भाई का नाम भी भ्रतहरि मिलता है, और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई का नाम भी भ्रतहरि मिलता है। अपन को अभी उस पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कि ये वास्तव में कौन थे। जब गर्दभिल आए तो गर्दभिल लगा देना, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। क्वेश्चन पूछते हैं भर्तहरि की गुफाएं कहाँ हैं। बाबा भर्तहरि के नाम से यही भर्तहरि थे, गोरखनाथ के शिष्य थे ये। इनकी पत्नी जब इनसे नाराज होकर चली गई थी, तो पहले होता है ना श्रृंगार शतक, अच्छी रचना लिखी प्यार मोहब्बत वाली, फिर उसके बाद क्या आता है जब चली गई छोड़ के, तो नीति की बात की, और फिर अंत में वैराग्य धारण कर लिया। तो अपना जो सिंहासन था इन्होंने अपने भाई, बेसिकली गर्दभिल वंश में भी हुए हैं कौन, विक्रमादित्य, तो उनके बड़े भाई माने जाते हैं एग्जैक्टली। तो ठीक है, लेकिन इतिहास में आपको दोनों तरीके की चीजें मिलती हैं, इसलिए अपन दिमाग न लगाएं। अपन को भ्रतहरि केव्स कहाँ हैं, तो उज्जैन में है। क्वेश्चन बस यही आया है, और इनकी रचनाएं आई हैं भ्रतहरि की, तो कौन कौन सी हैं, वैराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। ठीक है, त्रिशतक याद रखना। आगरा मंदसौर में है, और क्या था मंदसौर में, इंद्रगढ़ मंदसौर था। चलो आप लोगों का टेस्ट ले लें, पूछते हैं चलो। सीहोर में क्या था, हथ नौरा। माइक्रोलिथिक टूल्स की फैक्ट्री कहाँ थी, माइक्रोलिथिक, आदमगढ़ कहाँ था, आदमगढ़ होशंगाबाद, और हथनौरा सीहोर में था। ये ध्यान रखना अच्छे से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शैलाश्रय कहाँ है, जम्बूद्वीप, पचमढ़ी में। और भीमबेटिका, अब्दुल्लागंज रायसेन। किसने खोज की थी इसकी, भीमबेटिका की, BS बांकड़कर 1957-58 में। और कब बना हेरिटेज साइट, 2003 में। सांची, सांची की खोज किसने की, जनरल टेलर ने। कब, 1818 में। और सांची को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, सांची झूठी नहीं, 1989 में। और 1986 में क्या था, खजुराहो के मंदिरों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। और खजुराहो के मंदिर जो है वो कौन सी शैली में है, उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है, तो नॉर्थ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो कौन सा होता है, नागर शैली में। तो ध्यान रखिएगा, नागर शैली में। कौन से शैली में, नागर शैली में। यहाँ पे अलग अलग मंदिर हम जब आपको आगे इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे, चंदेल वंश और उनसे संबंधित बातें। फिलहाल के लिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग में अच्छे से रख लो, पीतनगर आ चुका है खरगोन में। एक और खरगोन में क्या था, कसराबद खरगोन था, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आगरा मंदसौर पूछा जा चुका है, इंद्रगढ़ मंदसौर इंपॉर्टेंट है, डांगवाला उज्जैन इंपॉर्टेंट है, कायथा उज्जैन इंपॉर्टेंट है। इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हथनौरा सीहोर में, आदमगढ़ माइक्रोलिथिक टूल्स, और आदमगढ़ कहाँ, तो होशंगाबाद, वर्तमान का नर्मदापुरम। ठीक है, इतना आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जितने स्थल हमने ऊपर पढ़े ये हमारे सब पाषाण कालीन हैं, स्टोन एज से संबंधित हैं बेसिकली। स्पेशली आपको क्या याद रखना है कि भीमबेटिका जो है वो किस पीरियड का है, तो मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों में ही हम किसको काउंट करते हैं, भीमबेटिका को काउंट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको एक बताया था, बेलन घाटी कहाँ थी, दोनों में थी, लेकिन कहाँ है, स्थित कहाँ है,
बेलन बेलन बेलन, हाँ यूपी वाली है। ठीक है, तो ये दो में थी, पुरापाषाण और नवपाषाण, मध्यपाषाण में नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड पर। ठीक है, तो ये जो चैल्कोलिथिक पीरियड है आपका, ठीक है, इसे कैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन यूएस और ब्रिटिश इंग्लिश का अंतर है। तो अगर कोई चैल्को बोले कैल्को बोले, ज़्यादा उससे लड़ना झगड़ना नहीं, बस मतलब आप याद रखना कि ये तांबे की बात कर रहे हैं। तो ताम्रपाषाण काल, अब हमने पत्थर पत्थर देख लिए, तो अब पत्थर तो गायब होंगे नहीं, पत्थर तो आज भी हैं। तो पत्थर के साथ जब हम तांबे के एविडेंस की बात करेंगे, कॉपर की, तो वो होगी चैल्कोलिथिक पीरियड या एज। तो पत्थर और तांबे का प्रयोग किया गया, तो स्टोन और कॉपर का। ये जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, ये ग्रामीण या रूरल सिविलाइजेशन था। टाइम पीरियड लगभग 2000 से 1000 के बीच में है। तो अगर हम देखें कि नवपाषाण काल जैसे जैसे एंड की तरफ आ रहा है, क्योंकि 1000 तक था, अगर हम टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो इसके बीच में 2000 से 1000 बीसी के बीच में कौन सा है? चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक पीरियड है, ये आपका ताम्रपाषाण काल है। तो औजार बनाने के लिए पत्थरों के साथ तांबे का प्रयोग किया गया था। अच्छा, आपसे कभी पूछें कि पहली खोजी गई मेटल या धातु कौन सी थी? कॉपर ही थी। ध्यान रखना, लोहा नहीं कर देना, लोहा बड़ा बाद में खोजा गया है। पहला पाला गया पशु डॉग था, ठीक है, कुत्ता था। पहली खोजी गई धातु तांबा थी। 2000 से 1000 बीसी के बीच में हमारा ताम्रपाषाण काल है। ग्रामीण संस्कृति है ये, तो रूरल सिविलाइजेशन है। तांबे और पत्थर का प्रयोग किया गया। अब आ जाती है इनकी साइट। अब थोड़ा सा दिमाग में रखना कि हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण काल की। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है नाबदा टोली, बेटा ये आपकी खरगोन में है। अब देखो अच्छे से, पीतनगर खरगोन, कसरावत खरगोन वो पाषाण कालीन थी, लेकिन नाबदा टोली ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, प्रागैतिहासिक स्थल है। ये कहाँ है आपका? तो नर्मदा घाटी, महेश्वर यानी खरगोन में स्थित है। मालवा संस्कृति का केंद्र है। और नाबदा टोली की खोज HD सांकल्या ने की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? HD सांकल्या ने की थी। तो अच्छा, अच्छी बात पता क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है ज्यादा से ज्यादा कि नाबदा टोली कहाँ है। तो अगर हम बाई चांस ये भूलभाल भी जाएं कि किस पीरियड का है, तो भी हमारा कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है। याद रखें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अब मान लो मेंस में 2 मार्कर पूछ लिया, तो उस स्थिति में कुछ और भी तो आपको लिखना पड़ेगा कि बस लोकेशन लिख के छोड़ देंगे। तो उस स्थिति में HD सांकल्या ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नर्मदा घाटी महेश्वर खरगोन में स्थित है ये, और मालवा संस्कृति का केंद्र है। तो मालवा कंचर का प्रमुख केंद्र ये रहा है। HD सांकल्या को ध्यान रखना। कायथा हमने अभी पढ़ा था। अब देखो, कायथा ना ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, पाषाण कालीन नहीं है, ताम्रपाषाण कालीन है। ठीक है, उज्जैन में है, हमने पढ़ा था, क्योंकि किनकी जन्मभूमि है? बरामेर की। ठीक है, काली सिंध नदी के किनारे 1964 में VS वाकणकर, इन्हें खूब खोजी ये चीजें। 57-58 में क्या खोज दिया था? भीमबेटिका। 1957-58 में भीमबेटिका खोजी थी। 64 में इन्होंने क्या खोज डाला? कायथा उज्जैन। ठीक है, साक्ष्य भूरे रंग के मृदभांड मिले। आवरा हमने पढ़ा, तो आवरा ताम्रपाषाण कालीन मालवा संस्कृति का स्थल है। मंदसौर में हमने पढ़ा था, ये मंदसौर में है। चंबल नदी के किनारे रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले और HB त्रिवेदी ने इसकी खोज की थी। तो आवरा मंदसौर की खोज HB त्रिवेदी ने। ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं कायथा की खोज BS वाकणकर ने की थी, 1964 में की थी। ठीक है, फिर एरण हमने आपसे पूछा था, तो एरण सागर में है, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, सागर में है। गुप्तकालीन अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो गुप्त पीरियड के जो अभिलेख हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सती प्रथा के प्राचीन साक्ष्य, एंशिएंट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, तो इसी एरण अभिलेख से मिलते हैं, जहां पर गुप्त शासक भानुगुप्त के समय इनके सेनापति गोपराज की हूणों के साथ युद्ध में डेथ हो जाती है, गोपराज की। और गोपराज की डेथ होने के बाद इनकी पत्नी चित्रांशी सती हो जाती हैं। और इस पूरे इंसिडेंट्स का वर्णन किसमें मिलता है? एरण इंस्क्रिप्शन या एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि 510 AD का है। इसकी खोज कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी।
तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ये जो गुप्तकालीन अभिलेख है ये कब का है, तो 510 एडी का है। किसकी डेथ हुई थी? गोपराज की। सती कौन हुई? चित्रांशी। ठीक है, और शासक कौन थे? कहाँ गया गुप्त शासक? चलो यहीं लिख देते हैं। तो शासक थे बेटा भानु गुप्त। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भानुगुप्त से। किसकी डेथ हो गई थी? गोपराज की डेथ हो गई थी। फिर सती कौन हुई? इसके बाद इनकी पत्नी चित्रांशी सती हो गई थी। और ये किस में मिलता है? तो एरन इंस्क्रिप्शन या एरन अभिलेख जो है वो सागर में स्थित है, ताम्र पाषाण कालीन है, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। और सती प्रथा के साक्ष्य कृष्णदत्त वाजपेयी ने। अच्छा, ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया कि एरन की खोज किसने की। अगर किसी दिन आ गया तो मजा आ जाएगा। तो एरन की खोज कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी। किसने की थी? क्योंकि ये सब तो पूछ चुके हैं, गोपराज, सती प्रथा, चित्रांशी, शासक भानुगुप्त, 510 एडी, एरन, सागर, यही नहीं पूछा गया। तो एक आध बार ये पूछ सकते हैं, कृष्णदत्त वाजपेयी ने एरन की खोज की थी। ये सागर में है और कैसा है? ताम्र पाषाण कालीन, वही चैल्कोलिथिक पीरियड का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कायथा हमने पढ़ लिया, उज्जैन में है, अच्छे से बता दिया। आबरा मंदसौर में था, ये भी हमने बता दिया। इसके बाद एरन भी बता दिया। नागदा, तो देखो कायथा उज्जैन, ठीक है, और क्या उज्जैन था? डांगवाला उज्जैन और नागदा उज्जैन। वैसे भी उज्जैन नागदा ट्रेन चलती है, आपने सुनी होगी। तो चंबल नदी के किनारे है। फिर है खेड़ी नामा, होशंगाबाद में खेड़ी नामा। ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। वेशनगर, कल भी हमने इस पे बात की थी अगर याद हो, तो वेशनगर विदिशा को बोलते हैं। तो ताम्र पाषाण कालीन साक्ष्य हैं, तो ये भी ताम्र पाषाण कालीन है। डांगवाला उज्जैन में है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड, तांबे और पत्थर की मूर्तियां और औजार प्राप्त हुए हैं। तो डांगवाला, ठीक है, और कौन सा? नागदा उज्जैन, कायथा उज्जैन। तो कायथा किससे संबंधित? बरामेर से। डांगवाला और नागदा ये सब जो है वो उज्जैन में है। वेशनगर विदिशा में है, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप सुनिए बस अच्छे से, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नागदा उज्जैन में है, कायथा उज्जैन में है, डांगवाला उज्जैन में है। ठीक है, तो नागदा, कायथा और डांगवाला उज्जैन में है, जबकि पीतनगर खरगोन में था, कसरावद खरगोन में था, और आबरा मंदसौर में है। देखो मिक्स हो जाती हैं चीजें, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, एरन सागर में। एरन की खोज किसने की? वेरी गुड, तो कृष्णदत्त वाजपेयी ने की थी। ठीक है, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी। अब इसमें और कुछ है, जैसे इससे संबंधित जो संस्कृति, अभी हम स्थल स्थल पढ़ रहे थे, तो चैल्कोलिथिक पीरियड या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कौन कौन सी? तो आहड़ या बनास संस्कृति। तो राजस्थान में बनास नदी के किनारे हुआ, तो ये आहड़ या बनास कल्चर है। मालवा समझ जाओ भाई, नर्मदा घाटी और उसके आसपास मालवा क्षेत्र में हुआ, तो ये मालवा कल्चर है। जोरबे, जोरबे ये पूछा गया है, तो जोरबे कल्चर कहाँ का? तो जोरबे महाराष्ट्र का है। अच्छे से, आहड़ या बनास राजस्थान का है। मालवा तो आप भूलोगे नहीं, अब तो मालवाई में हैं हम लोग। झुकर पाकिस्तान की है, तो झुकर कल्चर जो है वो पाकिस्तान की है। प्रभास गुजरात के हैं। बाहुबली है मोदी के एरिया के, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो प्रभास जो है वो गुजरात की है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाण काल की संस्कृति से संबंधित नहीं है? मेंस में पूछे तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, मतलब इस पे क्वेश्चन जब बनता है ना, तो बच्चे समझ नहीं पाते क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ताम्रपाषाण स्थल नहीं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति तो आहड़ या बनास संस्कृति राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जोरबे महाराष्ट्र, झुकर पाकिस्तान और प्रभास गुजरात। ठीक है, ये जो संस्कृतियां हैं ये आपकी किससे संबंधित हैं? तो आहड़, बनास, मालवा, जोरबे, झुकर और प्रभास, ये आपकी कैसी सभ्यताएं हैं? तो ये आपकी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। इससे पहले हमने ताम्रपाषाण कालीन स्थलों की बात की। इन स्थलों में हमने आपको क्या क्या बताया? डांगबाला उज्जैन, बेसनगर विदिशा, खेड़ी नामा होशंगाबाद
और क्या था होशंगाबाद का? आदमगढ़, होशंगाबाद, नागदा, उज्जैन, डांगवाला, उज्जैन, इसके अलावा कायथा, उज्जैन, भ्रतरी की गुफाएं, उज्जैन। ठीक है, ये सब थे। फिर इसके बाद आबरा, मंदसौर, कायथा बता ही दिया। फिर इसके बाद नवदा टोली, खरगोन, कसराबद, खरगोन, पीतनगर, खरगोन। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल, तो ताम्रपाषाण काल 2000 से 1000 बीसी के बीच में था। लोहे के सॉरी लोहा नहीं, लोहा सॉरी 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 पत्थर के साथ जब हमने तांबे के औजार बनाए तो पत्थर और तांबे का प्रयोग किया, तो ताम्र, वैसे भी ताम्र पाषाण, तांबा और पाषाण। ठीक है, तो क्या हो गया? तांबा और पत्थर। 2000 से 1000 औजार बनाने के लिए पत्थरों के साथ तांबे का प्रयोग किया गया था। इनके कुछ स्थल आप याद रख लेना, नाबदा टोली, कायथा, आबरा, एरण। ठीक है, अब जैसे पूछ सकते हैं कि एरण किस टाइम पीरियड का है, तो आप याद रखना, ना वो पुरापाषाण है, ना मध्य पाषाण है, ना नव पाषाण है, वो पाषाण ही नहीं है। वो कौन सा है? वो ताम्र पाषाण है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से एरण को। तो ये हो जाते हैं आपके कौन से स्थल, जो मध्य प्रदेश में। और फिर इसके बाद संस्कृतियां, तो आहड़िया बनास राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जोरबे महाराष्ट्र, ठीक है, जुकर पाकिस्तान, और इसके अलावा प्रभास जो है वो गुजरात में है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? अब तांबे के बाद कांसे में आ गए, तो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। तो अब एक बात बताओ कि ब्रॉन्ज कल्चर जो है या ब्रॉन्ज एज जो है वो है क्या? कांसा कहाँ मिला? हड़प्पा में, सिंधु घाटी सभ्यता में। अब हम बोलें साहब मध्य प्रदेश में इसका स्थल का नाम बताओ, तो मध्य प्रदेश में भैया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ से आएगा? समझना, थोड़ा सा बात समझना, नहीं तो गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा या क्या कहते हैं इसे, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता है, इसी को बेटा एक और नाम देते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु नदी और कौन सी, लास्ट ईयर मींस का क्वेश्चन था ये, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब अगर हम देखें, ये मैप में नॉर्थ होता है, ये तो सबको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही होते हैं सब। ये आई थिंक बचपन से हमने पढ़ रखे हैं। तो उत्तर में बेटा ये मांडा में है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो नदर्न बाउंड्री कहाँ है? मांडा। और मांडा एक्चुअली कहाँ है? तो ये जम्मू में। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश नहीं आया। दक्षिणी की बात करें तो दा से दक्षिणी और दा से दायमाबाद। ठीक है, तो दक्षिणी कहाँ? दायमाबाद में। ठीक है, अब दायमाबाद है कहाँ ये बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? अच्छा, पूर्व में, पूर्वी सीमा कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता की? आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? पूर्व में। तो आलमगीरपुर है कहाँ बेसिकली, कौन से राज्य में आता है आलमगीरपुर? और पश्चिमी सीमा की हम बात करें तो ये कहाँ है? सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर पता कहाँ है? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। थोड़ा मैप देखो अब आप। हम जम्मू कश्मीर पहुंच गए, मांडा। और दक्षिण बताओ पहले, दक्षिणी सीमा कहाँ है? दायमाबाद कहाँ है? ये भगवान, किसी को नहीं पता। अरे काय का आदमगढ़, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ यूपी में। अब देखो, आप अच्छे से समझो, थोड़ा सा यहाँ चले जाओ आप। तो देखो, हम यहाँ आए, दिल्ली के पास है मेरठ, यहाँ यहाँ जम्मू गए, यहाँ से हम यहाँ भाग गए। कहाँ चले गए हम? सीधे ऐसे, मतलब यहाँ नहीं घुसेंगे हम मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र आएंगे। महाराष्ट्र में क्या है? दायमाबाद। और सीधे हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चले गए। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में कोई स्थल ही नहीं है यार सिंधु घाटी सभ्यता का। आप खोज लें तो हमारी गलती नहीं है, आज तक नहीं है, आज की डेट याद रख लो। भैया बोले मिल गई साइट,
तो हम धीरे से अपना स्टेटमेंट बदल देंगे, फिर हम बोल देंगे नहीं, मध्य प्रदेश में भी कांस्य युगीन सभ्यता है। आज हम क्या बोलते हैं कि ब्रॉन्ज एज जो है उसमें मध्य प्रदेश की कोई साइट नहीं है, क्योंकि ब्रॉन्ज एज या कांसे वाली जो सभ्यता है वो बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता का कोई स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, सिंपल सा। तो आप देखिए हमने यही लिखा है यहाँ, कुछ ऐसा अलग से नहीं बोला। तो ब्रॉन्ज एज यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं। तो भैया जब बाउंड्री नहीं मध्य प्रदेश की कनेक्ट हो रही थी उससे, तो साक्ष्य कहाँ से मिल जाएंगे प्रेजेंटली। अब बात आती है कि कभी खोज ली, तो जिस दिन खोज लेंगे उस दिन हम ये वाली लाइन में नहीं हटा देंगे और हम बोल देंगे कि मध्य प्रदेश में ये साक्ष्य मिले हैं। भाई अगर मान लो भविष्य का आपको नहीं पता ना, मैं थोड़ी ना सिंधु घाटी सभ्यता में आ गया हो, कोई कुछ गाड़ के चला गया हो, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई चीज मिल जाएगी तो मान लेंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कोई स्थल था, लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश में इसकी कोई एविडेंस या साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं आज की डेट तक, बिल्कुल करंट अपडेटेड। ठीक है, तो ये मतलब हमने क्या देखा, पाषाण काल। पाषाण काल 3 तरीके का है स्टोन एज, बोलो कौन कौन सा था? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पैलियोलिथिक एक, और पैलियोलिथिक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। फिर आया मध्य पाषाण यानी मीजोलिथिक, और मध्य पाषाण कब से कब तक था? 10,000 से 7,000 बीसी तक का। और फिर इसके बाद नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण, तो 7,000 से 1,000 बीसी का था। लेकिन जब हम बात करें ताम्रपाषाण, तो ताम्रपाषाण काल कैसा है? तो 2000 बीसी से 1000 बीसी तक का टाइम पीरियड था तांबे वाला, तांबा और पत्थर वाला। और उसके हमने एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बताए कि ये सारी हैं। अब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कौन कौन सी थी? तो आहड़ या बनास किसमें थी? राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, जोरबे महाराष्ट्र में, झुकर पाकिस्तान में और प्रभास गुजरात में थी। तो ये हमने पढ़ ली। लेकिन जैसे ही हम ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता की, तो मध्य प्रदेश में उसका कोई स्थल नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए इसीलिए बताया था कि ये जो बाउंड्री है, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, देखो उत्तर में जम्मू कश्मीर है, जम्मू में माँ है, तो माँ से मांडा, मांडा माँ, जम्मू मांडा। दा दक्षिण, तो दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्व में पुर यानी आलमगीरपुर, और पश्चिम में सुतका गेंडोर, कुछ कुछ लोग सुतकांगेडोर भी इसे पढ़ते हैं, तो सुतका गेंडोर या सुतकांगेडोर भी आप बोलो, आपकी पढ़ने की इच्छा निर्भर करता है। तो ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो पश्चिमी सीमा पाकिस्तान तक जाती थी, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये हो जाते हैं आपके स्थल और उनसे संबंधित बातें। बहुत हैवी तो नहीं हो गया? चल पाएगा ना इतना? तो हमने आपको जो बताया, बस 2 मिनट और दीजिए, भले फिर हम आपको छोड़ देंगे। शुरू से थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें चीज़ों को। तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री का डिवीजन पढ़ाया। हिस्ट्री के डिवीजन में हमने आपको बताया कि हिस्ट्री को 3 पीरियड में हमने डिवाइड किया। एक प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड और एक हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण काल, और प्रागैतिहासिक काल में हम क्या बात कर रहे हैं? रिटर्न एविडेंस नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स होंगे। प्रोटोहिस्टोरिक में रिटर्न एविडेंस तो होंगे लेकिन अनडेसिफाइड होंगे, पढ़ नहीं पाए। और हिस्टोरिक पीरियड में रिटर्न होंगे, आर्कियोलॉजिकल भी होंगे और हम उन्हें पढ़ भी पाएंगे। तो ऐतिहासिक पीरियड यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो शुरू हुआ वो हमारा हिस्टोरिक पीरियड। फिर हमने आपको बताया स्टोन एज। तो स्टोन एज को हमने 3 हिस्सों में आपको डिवाइड किया। एक था पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण, एक मध्य पाषाण मीजोलिथिक, एक नवपाषाण नियोलिथिक। और पुरापाषाण 10 लाख से 10,000, फिर मध्य पाषाण 10,000 से 7,000 और नवपाषाण या नियोलिथिक 7,000 से 1,000। फिर हमने आपको पुरापाषाण के भी सब डिवीजन पढ़ाए। तो पुरापाषाण में क्या? तो लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो लोअर 10 लाख से 1 लाख वाला, मिडिल 1 लाख से 40,000 वाला और अपर 40,000 से 10,000 वाला जो था वो आपका अपर पैलियोलिथिक पीरियड था।
आपको बुरझोम याद रखना है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, मेहरगढ़ पाकिस्तान से इसके गेहूं के, और हमारे यहाँ लहुरा देव से चावल के साक्ष्य। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। माइक्रोलिथिक टूल्स की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है, इसको कहा जाता है। और याद रखिएगा पहला उपकरण किसने खोजा था? तो पल्लवरम चेन्नई से, किसने, जल्दी बताओ, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और फिर हम आ गए थे मध्य प्रदेश के स्थलों पे, तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो स्थल हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया भीमबेटका कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन में, आदमगढ़ होशंगाबाद में, बोधौर सीधी में, जबकि बागौर राजस्थान में, सरार नहर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये हमने आपको बता दिए। फिर आपसे पूछा जाता है खेती कहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉपरली एग्रीकल्चर? तो नपाषाण काल से ही होगी। आग भी यहीं से आपको मिलेगी। हथनौरा सीहोर में है, मध्य पाषाण कालीन है, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान रखना, हथनौरा सीहोर में, आदमगढ़ कहाँ है? होशंगाबाद में, ठीक है। भीमबेटका अब्दुल्लागंज रायसेन में 1957-58 में विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने इसकी खोज की थी, और 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। कसराबाद निमाड़ यानी कि खरगोन में, पश्चिमी निमाड़ पचमढ़ी में, तो जम्बू द्वीप और डोरोथो द्वीप है, ये याद रखिएगा अच्छे से। इंद्रगढ़ मंदसौर में, पबाया पद्मावती है, खलघाट धार में, भरूच सतना में, बुमरा सतना में, शिव मंदिर है, त्योंथर रीवा में, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। और इसके बाद हम जब साइट पे आए तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बताई, पीतनगर खरगोन में, ठीक है, डांगबाला उज्जैन में, और आवरा मंदसौर में, ये याद रखिएगा। फिर ताम्रपाषाण कालीन पे आए तो 2000 से 1000 पत्थर और तांबे का प्रयोग किया गया, और इसके स्थल नबदा टोली, नबदा टोली कहाँ है? तो खरगोन में है। कायथा उज्जैन में है, आवरा मंदसौर में है, एरण सागर में है, ठीक है, कृष्णदत्त वाजपेयी ने खोज की थी इसकी। नागदा उज्जैन में है, खेड़ीनामा होशंगाबाद में। तो ये हमने बताया वेशनगर विदिशा का, वेलसा वेशनगर विदिशा। मैंने आपको बताया भी था कि हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ठीक है, तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। अच्छा, कल मैंने एक चीज गलत बता दी आपको, वसुमित्र बोल दिया था मैंने गलती से भागभद्र की जगह। तो आप लोग अगर कहीं लिखा हो तो ध्यान रखना, मतलब मैं पता नहीं कैसे चला गया चौथी बौद्ध संधि थी पे। वसुमित्र थे एक्चुअली उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन वसुमित्र नहीं थे। भागभद्र के समय हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बना है। शुंग शासकों की जब हम बात कर रहे थे ना, मालविका अग्निमित्रम की, तो अग्निमित्र थे, तो इस समय शुंग वंश के शासक भागभद्र थे जब हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बना था। कौन थे? भागभद्र। और ये जो हेलियोडोरस आया था ये एंटियाल किड्स का राजदूत था, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाई चांस ऐसा नहीं हो, क्योंकि कई बार होता है ना वही याद रह गया जो गलत हो गया, वो पता नहीं कैसे याद आया, मतलब वो कैसे उसमें कनेक्ट हो गया। तो डांगबाला उज्जैन में है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, तो आहड़ या बनास राजस्थान, मालवा मध्य प्रदेश, जोरबाई महाराष्ट्र में, जोकर पाकिस्तान, और प्रभास आपके गुजरात में, ये सब बता दी। फिर इसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, तो ब्रॉन्ज पीरियड मध्य प्रदेश में नहीं है ये, क्योंकि ये किसका एग्जाम्पल है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का, इसका कोई स्थल मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मध्य प्रदेश में है ही नहीं, तो पढ़ना नहीं है, तो इसके बाद हम वैदिक पीरियड पे आ जाएंगे मध्य प्रदेश के, और वैदिक पीरियड के बाद में हम सीधे महाजनपद काल पे पहुंच जाएंगे, तो अवंती और चेदी जैसे राज्यों को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक लाइव में बेटा किसी का कोई डाउट? जैसे हमने जो लिखा है इसमें कोई समस्या? इसके पहले थोड़ा सा और मैंने लिखा था खजुराहो, सांची, भीमबेटका, इनमें कोई समस्या? ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि कहाँ कहाँ हमें एमपी हिस्ट्री मिलती है। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि 15 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लें अच्छे से, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये एग्जाम में बहुत आती है। मतलब आपको मैं बोलूँ कि अगर एमपी हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में मुझे कोई चूज करने बोले और मुझे एग्जाम देना हो अगर, तो मैं बोलूँगा कि भाई मैं पहले एमपी हिस्ट्री पढ़ना पसंद करूँगा। वो एक अलग बात है कि इंडियन हिस्ट्री समझने के साथ ही एमपी हिस्ट्री समझ में ज़्यादा अच्छे से आती है, लेकिन मतलब नहीं है ना इस बात का। भाई जो एग्जाम में ज़्यादा काम आए हम वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री तो बहुत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि हाँ एटलीस्ट हम एमपी हिस्ट्री पे अगर फोकस करेंगे तो हमारे जितने स्टेट के एग्जाम है एमपीपीएससी के अलावा भी वो भी काम आते हैं। इवन आपको पता है यूपीएससी खूब अंदर आके पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। मतलब पता है आपको, इंद्रगढ़ उसने पूछा, बुरझोम उसी का क्वेश्चन था यूपीएससी का। गेहूं के पहले साक्ष्य कहाँ से मिले? यूपी और यूपीएससी दोनों के हैं ये।
ठीक है, इसके अलावा चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ और वो पूछे वहाँ, क्योंकि है तो भारत का ही इतिहास ना, एमपी का अलग से है क्या, एमपी भी तो भारत के इतिहास में ही है ना, तो और ज्यादा महत्वपूर्ण वो हो जाता है। आपको बताया सांची, भीमबेटका, खजुराहो, और मैंने आपको बताया था एरण, इन पे खूब एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, ऐसी कोई पीएससी या कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एरण ना आया हो, क्योंकि सती प्रथा का एकमात्र प्राचीनतम साक्ष्य, एंशियंट एविडेंस ऑफ सती सिस्टम, तो एरण है, सागर में ही है, कृष्णदत्त वाजपेयी, शासक भानुगुप्त, महिला चित्रांशी, पुरुष जिनकी मृत्यु हुई गोपराज, और 510 एडी, कौन सा पीरियड है, गुप्ता पीरियड तो है, मतलब यहाँ संस्कृति में ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखना बस इसी बात को। कभी ऐसे ही पूछ ले कौन सा स्थल है, अब देखो होता पता क्या है, नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और ताम्रपाषाण। अच्छा, जब नहीं पता हो ना तो आपके लिए सारे पत्थर एक जैसे, क्योंकि फिर आपको दिमाग नहीं चलता कि बोले अच्छा हो सकता है ये पहले से ही हो, ऐसा दिमाग लगता है, तो पाषाण नहीं, ताम्रपाषाण। ठीक है, क्लियर है, लाइव में बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ठीक, अरे कुछ तो बोल दो हाँ ना, योगी।